everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator and आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप लॉन्ग जो फॉर्म है हमारा वन शॉट का वो देख सकते हो जाके। एंड अगर आप रैपिड एक क्विक रिवीजन करने आए हो देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद थर्मोडायनेमिक्स। नाम से समझते हैं, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो हीट इन मोशन, जहां पे हम स्टडी कर रहे होंगे हीट ट्रांसफर, एनर्जी है ना, वर्क, इन सब के बारे में रिलेशंस पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम बोलते हैं वो है हमारे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी। ठीक है, नाउ हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है। किससे? एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ के ही हमारा यूनिवर्स बनता है। सिस्टम वो चीज है जिसपे हमारी ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं, जिसमें कोई ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एंड सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स की हर चीज जो है वो सराउंडिंग में आती है। सिस्टम और सराउंडिंग एक बाउंड्री से भी हम यू कैन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहां पे एनर्जी एंड मास दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि एनर्जी अलाउ कर सकता है वो, है ना, वो एनर्जी को अलाउ करता है। यू कैन से एनर्जी एंटर कर सकती है एंड एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ मास या मैटर भी यू कैन से एब्जॉर्ब हो सकता है एंड रिलीज हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हो ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सके बट मास का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हो क्लोज्ड सिस्टम। एंड ऐसा सिस्टम जहां पे ना ही तो मास के फॉर्म में ना ही तो एनर्जी के फॉर्म में कोई भी चीज एक्सचेंज होगा, उसे आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर टू होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड कर रही होती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर अगर कोई चीज डिपेंड कर रही है तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंड अगर कोई चीज डिपेंड कर रही है साइज ऑफ अ सिस्टम पे तो वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होता है मास, वॉल्यूम, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एंड सो ऑन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होता है हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलारिटी वगैरह हो गए। ठीक है, ऑल्सो याद रखिएगा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा एक हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी देती है। जैसे कि मोलारिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो किससे मिलकर बनी है? नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एंड ये दोनों के दोनों हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो आता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस हमारे चार टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, कोई काम होना है ना किसी सिस्टम में, तो नंबर वन होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो कि हो रहा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे आप बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो हो रहा होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, उसे आप बोलते हो आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो हो रहा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसे आप बोलते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड अगर कभी भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का जो चेंज है वो जीरो है, डेल्टा क्यू जो हमारा निकल के आ रहा है वो जीरो है, यानी कि हीट कांस्टेंट के टाइम पे हो रहा है, तो उसे आप बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का जो एक्सचेंज है वो हो सकता है बट हीट के फॉर्म में जो एक्सचेंज है वो जीरो रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शंस पे। बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स होते हैं हमारे जो कि हमें एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आने वाला है उसके बारे में बताते हैं, एक सिस्टम के बारे में कोई बात बता रहे होते हैं। जो पैरामीटर्स वो हमारे स्टेट वेरिएबल्स में आते हैं। अभी दो चीज आएंगी, एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है हमारा पाथ फंक्शन। ऐसी चीज जो हमें सिस्टम के स्टेट के बारे में बता रहा हो पर वो बिल्कुल भी ये चीज नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में कैसे होते हुए वो प्रोसेस तक आप पहुंचे हो, उसे आप बोलते हो स्टेट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब के सब हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। एंड कुछ ऐसे फंक्शन जिनको फर्क पड़ रहा होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अगर डिपेंड करने लगे तो उसे आप बोलते हो वो है हमारा पाथ फंक्शन। यानी कि पूरी तरीके से किस पाथ से होते हुए गया है, कैसे वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन में पहुंचते हुए जो पाथ उसने यू कैन से चूज किया होगा, उसे आप बोलते हो पाथ फंक्शन। एंड अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किस पाथ से गए हो, बस कहां से गए और कहां पहुंचे, बस इससे फर्क पड़ रहा है, तो वो होता है हमारा स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल होता है हीट एंड वर्क। इसको कहीं नोट जरूर कर लेना क्योंकि हीट एंड वर्क के बारे में आप आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। तो ये दोनों के दोनों पूछे जाते हैं वन मार्किंग में कि ये कौन से फंक्शन है। You have to remember that it is the path function. Next हम आते हैं इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी होता क्या है? इंटरनल, अंदर एनर्जी, अंदर की एनर्जी है ना, काइंड ऑफ यही होता है। किसी भी सिस्टम में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर, उसे आप बोलते हो वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी को आप यू से डिनोट करते हो एंड फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जो भी हीट है एंड जो भी वर्क है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इन दोनों को आप मिलाते हो जब, तो आपको मिलता है इंटरनल एनर्जी। हीट और वर्क से ही आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी बनी हुई है। वर्क डन, दो फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं। नंबर वन, वर्क डन जब भी आप निकालोगे वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू
डेल्टा वी, यानी कि जो भी प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज है उसके बेसिस पे ये बात हो रही है, ये आ जाता है। ठीक है, अगर आप रिवर्सिबल के लिए वर्क डन निकालते हो तो डब्ल्यू रिवर्सिबल का भी फॉर्मुला होता है विच इज माइनस का 2.303 इंटू एन इंटू आर इंटू टी। एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्क डन दो तरीके से निकाल सकते हो। दिस इज फॉर रिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट स्लाइड। सेकंड आते हैं हम, देखो मैंने ना समराइज करके स्लाइड रखी हुई है ताकि आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन थ्योरी एक एक वर्ड नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, एंड क्विक रिवीजन हो जाए। चलो अब ये हमारे ना सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स में 3 टाइप की कैपेसिटी भी दी रहती है। नंबर 1 आती है हमारी हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है, इसे आप कैपिटल सी से डिनोट करते हो। हीट कैपेसिटी बेसिकली वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि सप्लाई की जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को ताकि आप प्रोड्यूस कर पाओ उसमें यूनिट चेंज टेम्परेचर में। सिंपल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो C होता है Q अपॉन डेल्टा T, यानी कि जितना भी हीट है इन टेम्परेचर यूनिट डिग्री में आप जो चेंज कर रहे हो उसमें जो हीट है दैट इज बेसिकली अपना हीट कैपेसिटी। जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ताकि प्रोड्यूस कर पाओ एक यूनिट चेंज उसके टेम्परेचर में, उसे आप बोलते हो हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T या C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। यूनिट होती है इसकी जूल पर केल्विन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ही है एक तरीके से, बस ये मास के टर्म्स में आप डिनोट कर रहे होगे, मास के टर्म्स में आप डिफाइन कर रहे होगे। तो ये वो हीट कैपेसिटी है जो कि रिक्वायर्ड होती है ताकि आप चेंज कर पाओ टेम्परेचर में एक यूनिट मास में किसी भी सब्सटेंस में बाय ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसे आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल सी से आप इसे डिनोट करते हो। Q इज इक्वल्स टू M इंटू C डेल्टा T या स्मॉल c इज इक्वल्स टू Q इंटू M डिवाइडेड बाय स्मॉल c इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा C, है ना, Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा C, तो वो आ जाएगा आपका M डेल्टा T, सॉरी C बोल दिया, डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो वो आपका स्मॉल c का वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगी, देखो जूल पर केल्विन तो है ही है, साथ में नीचे मास भी ऐड हो गया तो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। केल्विन पर किलोग्राम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी। सिमिलर है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है ताकि आप इंक्रीज कर पाओ किसी में भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसे आप बोलते हो मोलर हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिमिलर फॉर्मूला है एक तरीके से, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने मास रख दिया था, वहां पे आपने नंबर ऑफ मोल्स रख दिया, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल। 2 चीजें होती है, एक होता है CP, है ना, जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV जो कि हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। CV प्लस R, CP क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड R अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अच्छा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, हर एक स्लाइड का इफ यू वांट टू यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पॉन्टेनिटी। कोई भी चीज खुद से हो रही है या नहीं, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होना, तो कोई रिएक्शन खुद से हो रही है या नहीं, ये सब देखने के लिए आप कुछ एनर्जी पढ़ते हो। 3 टाइप की एनर्जी है, मैंने एक बार में तीनों लिखी हुई है, एक एक करके समझेंगे। नंबर 1 इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी टोटल एनर्जी होती है, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है जिसमें आप बोलते हो कि जो भी इंटरनल एनर्जी है एंड जो भी प्रेशर वॉल्यूम की एनर्जी है उसको जोड़ के देखते हो, तो वो निकल के आती है इंथैल्पी। क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी ही है जहां पे हम इंटरनल एनर्जी को जोड़ देते हैं प्रेशर वॉल्यूम के साथ, तो उस टाइम पे जो एनर्जी निकल के आती है वो अपनी इंथैल्पी होती है। डेल्टा एच से आप इसे शो कर सकते हो, चेंज इन इंथैल्पी बेसिकली। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एनर्जी का टर्म होता है एंट्रोपी। अगेन ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि आपको बताएगी कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, तो वो होता है हमारा एंट्रोपी। इसको आप S से डिनोट करते हो, डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल अपॉन डेल्टा T या T बोल सकते हो। ठीक है, एक और चीज याद रखना, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U जो होता है ये अपना एक स्टेट फंक्शन होता है, एंड Q एंड W जो होता है ये अपना एक पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, इफ यू वांट टू नोट यू कैन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेल्टा H आ गया, डेल्टा U आ गया एंड P डेल्टा V, इस तरीके से, एंड डेल्टा S हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी भी हमें बताता है स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम कर सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में, उसे आप बोलते हो गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। डेल्टा G से इसको आप डिनोट कर सकते हो, चेंज इन गिब्स एनर्जी, और ये होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। कभी स्टैंडर्ड कंडीशन दे दे तो सब में नॉट लगा देना। ठीक है, अच्छा डेल्टा J की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम बोलते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी स्पॉन्टेनिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला लॉ तो आपने पढ़ लिया,
कहीं ना कहीं जो आपको भी मैंने इंटरनल एनर्जी बताया वही पहला लॉ था। फर्स्ट लॉ एनर्जी कहता है कि एनर्जी ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल और केवल इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ओनली। ठीक है, सिंपल तरीके में आप इसको एक डेरिवेशन बोल सकते हो, या आप सॉरी एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि होता है डेल्टा यू वाला, कि जितना भी वर्क डन और अपना हीट एनर्जी उन दोनों का समेशन जब हम निकालते हैं तो वो हमारा इंटरनल एनर्जी के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है इसकी कई सारी डेफिनेशंस थी, जिनमें से एक डेफिनेशन है कि अगर कभी भी हम किसी फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अगर वो इरिवर्सिबल है तो उस टाइम पे जो उसकी एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, अगर इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी उसकी बढ़ रही होगी, और जितनी ज्यादा फाइनल एंट्रोपी जो है वो हमेशा इनिशियल एंट्रोपी से ज्यादा होगी। तो ये एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस के बारे में बात हो रही होती है यहाँ पे। किसी भी सिस्टम में अगर आप एंट्रोपी देखोगे यूनिवर्स की, तो किसके बराबर होगी? यूनिवर्स की एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी के बराबर आती है हमेशा। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड लॉ, जो कि बोलता है कि अगर आप एक एब्सोल्यूट जीरो पे देखोगे तो जो एंट्रोपी होगी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये हर एक स्टेट में नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्टेट में ही लगता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस होती है ना, जितना डिसऑर्डरनेस होगा हम बोलते हैं उतनी ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो कर दे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, सब कुछ हम कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसा डिपेंड कर रहा है ना, एंड हीट बढ़ाने पे क्या करता है, हीट बढ़ाने पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जैसे टेम्परेचर पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप कांस्टेंट जीरो पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ले आओ, तो उस टाइम पे जो एंट्रोपी होगी किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब आप बात करोगे तो वो हमेशा जीरो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जीरो कब होगी? जब हम एब्सोल्यूट जीरो पे उसको लेके जाएंगे। साइन कन्वेंशन याद रखना, हम सिस्टम की तरफ से हमेशा सोचते हैं, सिस्टम में कोई काम होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन दिखा रहा होगा, सिस्टम कभी कोई काम करेगा तो वो हमारे लिए हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे अगर हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली सिस्टम में, तो सिस्टम में काम हुआ तो वो पॉजिटिव, हीट रिलीज हो गई, सिस्टम से काम हुआ, सिस्टम से हीट निकली तो हमारे लिए नेगेटिव हो गई। वर्क सिस्टम पे हो रहा है, हम सिस्टम की तरफ से सोचते हैं तो हमारे लिए वो चीज पॉजिटिव है, वर्क सिस्टम कर रहा है तो हमारे लिए वो चीज नेगेटिव है। एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है तो हम एनर्जी की सिस्टम की तरफ से देखेंगे तो वो पॉजिटिव, एनर्जी कम होती जा रही है सिस्टम की तो हमारे लिए वो चीज नेगेटिव हो गई। तो ये तीन लॉ हो गए। इसी के साथ साथ दो चीजें और होती है, एक होता है हेज लॉ और एक होता है हमारे पास बॉर्न-हीबर साइकिल। हेज लॉ क्या कहता है? बेसिकली आपने अगर रिएक्शन करी और रिएक्शन कुछ स्टेप्स में हो रही है, तो उस टाइम पे अगर आपको मैं बोलूं टोटल एनर्जी, हीट एनर्जी किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे हर एक स्टेप में जो भी चेंज आया होगा हीट में वही उसके टोटल के बराबर आएगी। क्या बोलता है ये? रिएक्शन अगर आप सीरीज में कर रहे हो, स्टेप्स में कर रहे हो, तो जो एच आएगी, जो हीट चेंज हो रहा होगा फॉर ओवरऑल रिएक्शन, वो किसके बराबर होगा? उसकी हर एक इंथैल्पी चेंज जो आ रही होगी स्टेप में उसके सम के बराबर। ठीक है, तो अगर मैंने ए से बी बनाया डेल्टा H1 से, बी से सी गए हम डेल्टा H2 हीट निकली हमारी, फिर सी से डी गए तो डेल्टा H3 चेंज आया, तो अगर हम टोटल चेंज निकालेंगे तो वो इन तीनों के सम के बराबर होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 के जो भी चेंज आ रहे हैं। ठीक है, बॉर्न-हीबर साइकिल क्या होता है? हमने लैटिस इंथैल्पी पढ़ी थी, पिछले चैप्टर में भी पढ़ी हुई है। तो लैटिस इंथैल्पी निकालने के लिए एक इनडायरेक्ट तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं बॉर्न-हीबर साइकिल। ठीक है, तो अगर मैंने सोडियम लिया, सोडियम को गैसियस स्टेट में पहले हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली हो क्या होता है? लैटिस एनर्जी आपने पढ़ी है, लैटिस एंथैल्पी आपने पढ़ी है ना, कि एक मोल जब हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में जो है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं दैट इज लैटिस एंथैल्पी, है ना, उसके गैसियस आयंस में उसको कन्वर्ट करने के लिए, है ना, या रिवर्स करते हैं तो उसे भी लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो अगर सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट किया गैसियस स्टेट में, क्लोरीन को क्लोरीन आयन गैसियस स्टेट में हम ले गए, तो इनको जोड़ने के लिए, है ना, इनको जोड़ेंगे, 1 मोल इसका जोड़ने पे हमें 1 मोल अगर NaCl मिल रहा है, जो NaCl जो मिल रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारी इंथैल्पी यूज होती है वो क्या होती है? वही हमारी लैटिस इंथैल्पी होती है, राइट। तो यहाँ पे इसको कैसे किया होगा? तो पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम गैसियस में कन्वर्ट किया होगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में ही तो ऐड कर रहे होते हैं हम लैटिस एंथैल्पी निकालते टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ हीट दी होगी, तो बेसिकली बहुत से स्टेप्स किए होंगे, है ना, देखो डिफरेंट स्टेप्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी हम दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं? डिपेंड कर रहा है ऑफ कोर्स कि हमें किस स्टेट में लेके जाना है। तो हमें सोडियम सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट करना है तो हमें सब्लिमेशन पहले करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे आयन में कन्वर्ट करना है तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लोरीन को पहले तोड़ना है तो डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, फिर क्लोरीन गैसियस को आयन में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देंगे, फिर ओवरऑल इसकी लैटिस एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, हर एक स्टेप के जब अगेन सेम कहानी है, अगर आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल एनर्जी जो है वो चेंज मिल जाएगा। सो दिस इज अपना बॉर्न-हीबर साइकिल। डिटेल में हम इसको पहले वीडियो में भी, पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ
साथ ही साथ दूसरे चैप्टर में हमने इसको पढ़ा हुआ है। अलोंग विद दैट मैंने इसको बहुत डिटेल में वन शॉट में डिफाइन भी किया हुआ है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट अपना थर्मोडायनेमिक्स। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने एक समराइज करके आपको बता दिए हैं।